we'll continue with the same chapter. जो last topic हमने किया था, that was the preparation of asset disposal. It's not machinery disposal. Disposal account is not open for only machinery. It can be opened for any asset, the asset which has been sold. So it can be machinery disposal, it can be furniture disposal, it can be say van disposal, motor vehicle disposal, कुछ भी हो सकता है. So the topic is asset disposal account. हमने ये last topic कल किया था. और ये जो asset disposal है ये कब खुलता है? Only on the day of sale. और एक ही दिन के लिए खुलता है, उसी दिन खुलता है, उसी दिन उसको बंद कर देते हैं. एंड इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आल्सो. ऐसे होता है, ठीक है. तो उसके लिए जब हमने एंट्रीज कल पास करी थी, वो आपको याद होगा, हमने स्टेप्स जो था एक स्टेप हमने और इंक्रीज कर दिया था बीच में से, है ना. तो अब हम सम करेंगे कंप्लीट सम. यहाँ पे हमने अभी तक सम्स कैसे किए, एक टॉपिक हमने किया बीच में, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड किया. उसमें हमने सम्स वो किए जहां पे सिर्फ एक साल का डाटा दिया हुआ था, याद है. ओनली फॉर ईयर ऑफ सेल. उसने कहा एक साल का बनाओ. हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिए, सेल परचेज करी, बैलेंस निकाला, खत्म कर दिया. जो हमने कल सम किया उसमें भी ऐसे ही था, एक साल का दिया था. अभी जो हम सम करेंगे उसमें आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग परचेज ऑफ एसेट, जो हमने स्टार्टिंग में सम्स किए हैं कि एक एसेट परचेज करी, अगली एक और परचेज करी, फिर एक सेल कर दी, पूरी स्टोरी दी हुई है. 2-3 साल का जो अकाउंट बनता है वो हम बनाएंगे, ठीक है. और जिसमें तीनों अकाउंट पूछे गए होंगे, एसेट भी पूछा गया होगा, प्रोविजन भी पूछा गया होगा, एसेट डिस्पोजल भी पूछा गया होगा. बट एसेट डिस्पोजल जो है वो बनेगा सिर्फ एक दिन के लिए, उसमें कोई फर्क नहीं है. करें कंटिन्यू, ठीक है. सम नंबर 29. Sharma and Company, whose books are closed on 31st March, purchased the machinery for rupees 1,50,000 on April 1st, 2016. Additional machinery was acquired for rupees 50,000 on 1st October 16. Certain machinery which was purchased for rupees 50,000 on 1st October 16 was sold for rupees 40,000 on 30th September 2018. Prepared the machinery account and accumulated depreciation account. Accumulated depreciation is nothing but provision for depreciation, एक ही बात है. For all the 3 years up to the year ended 31st March 19, depreciation is charged at 10% per annum on straight line method. Also show the machinery disposal account. अब इसके लिए हमें हमारे पास पहले वो समरी सी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. जो ईयर स्टार्ट हो रहा है आपका, फर्स्ट परचेज जो है वो 1 अप्रैल 16 की है. जैसे हम पहले करते ही थे, एक डेट, एक परचेज और एक सेल. 1 अप्रैल 16 को उसने एक मशीनरी परचेज करी 1,50,000 की, जिसमें से उसने कहा बाद में उसने एक मशीनरी 50,000 में सेल भी की है. तो इसको ही हम मशीनरी को मशीनरी 1.1 एंड मशीनरी 1.2 करती है. 1.1 50,000 वाली और 1.2 1 लाख वाली. इसको पहले ही हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे जैसे हम पहले करते रहे हैं. देन ही सेज certain machinery, no, additional machinery was acquired for rupees 50,000 on 1st October 16. On 1st October 16, M2 was purchased for rupees 50,000. It's not necessary कि आप इसको 1.1 1.2 लिखो, आप इसको 1 2 इसको 3 भी लिख सकते हो. जो 1.1 करना 1 2 3 करना ये हमारा अपना इंटरनल मैनेजमेंट है, वैकेंसी है ना, अपनी कैलकुलेशन के लिए हम कर रहे हैं. ये जरूरी नहीं है आप इसको M1 M2 M3 कुछ भी ना करो, आप उसी में ऐड करते रहो, लेकिन उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आपकी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी. कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम उसको वैसे ही अलग ले लेते हैं, है ना. मैंने 1.1 1.2 क्यों लिया है, ये है मशीनरी 1 ही हमारे माइंड में रहे कि फर्स्ट मशीनरी है, उसका एक पार्ट उसका दूसरा पार्ट है. फर्स्ट पार्ट सोल्ड वाला, सेकंड पार्ट अनसोल्ड वाला, और मशीनरी 2 जो बाद में हमने परचेज की ये उस दिन परचेज हुई. देन ही सेज certain machinery which was purchased for 50,000 1st October 16 was sold for rupees 40,000 on 30 September. now C पॉइंट देखिए आप, कौन सी मशीनरी सेल की है, मशीनरी 2 उसने सेल की, उसने 1 नहीं सेल करी. certain machinery which was purchased for 50,000 on 1st October, इस सेल की बात कर रहा है, इसको सेल किया है उसने, तो उसको जरूरत नहीं है फिर करने की. एक्चुअली होता क्या है, आपसे पहले क्या हो रहा था, हमेशा मशीनरी 1 की सेल हो रही थी या मशीनरी 1 का पार्ट सेल हो रहा था.
तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है हमें वो करने की, हम इसको 1.5 लाख के साथ कर सकते हैं, बिकॉज जो सेल की गई है मशीनरी 2 सेल की गई है, दिख रहा है ना आपको, चल रहा है ना पता है ना, उसमें डेट दी हुई है साथ में। और 30 सितंबर 18 को 30 सितंबर 18 को दिस मशीनरी हैज बीन सोल्ड फॉर ₹40,000। ये है आपका सम, उसकी समरी। ही सेज 10% डेप्रिसिएशन है ऑन स्टेट लाइन बेसिस, और अकाउंट्स जो है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट आल्सो। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा ही खोलेंगे। साइमल्टेनियसली इसको हम करेंगे। साइड्स आर सेम, ठीक है। हम ईयर बाय ईयर जो है वो साइड और हेडिंग बोथ आर सेम। ईयर बाय ईयर हम करेंगे, हम ये नहीं करेंगे पहले हम मशीनरी बना लें, हम बाद में प्रोविजन बनाएं, हम फंस जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। हम फर्स्ट ईयर पकड़ेंगे पहले। फर्स्ट ईयर हमारा कौन सा है? 1 अप्रैल 16 अप टू 31 मार्च 17। इसमें क्या किया बिजनेस ने? इसमें ये परचेज है, इसमें ही ये भी, दोनों परचेजेस वहीं पे हो रही है। पहले परचेज की एंट्री हम डालेंगे 1 अप्रैल 16 को टू बैंक M1 rupees 1,50,000 and 110/16 को टू बैंक M2 for ₹50,000। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम किसी को तो बताइए आज, ठीक है। ये इसके बाद हम क्या करते होते हैं, इसमें साल में उसने बिजनेस ने कुछ और नहीं किया, हम क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करने की एंट्री व्हेन टॉपिक इज मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री क्या होती है? एंट्री मैंने, हाँ ठीक है आपकी बात, मैंने कहा पोस्टिंग, ये पोस्टिंग है। एंट्री क्या होती है? दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन, ये होती है डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन। तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ है। आगे हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे लिख रहे थे बाय डेप्रिसिएशन। नाउ बिकॉज वी आर मेंटेनिंग प्रोविजन अकाउंट, तो हम इसको इधर लिखेंगे। और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 17 को बाय डेप्रिसिएशन M1 M2। M1 की डेप्रिसिएशन कितनी रहेगी? 15,000 और M2 की 2,500, बिकॉज M2 हैज बीन परचेज्ड ऑन 110, 6 मंथ्स की करेंगे, ठीक है। तो 15,000 इसकी हो गई और 2,500 इसकी हो गई। इसके बाद बिजनेस ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? हम इसको बैलेंस कर देंगे। बाय कैलकुलेटिंग द बैलेंसेस 31 मार्च 17 को बैलेंस कैरिड डाउन ₹2 लाख टोटल। इसका भी बैलेंस आएगा प्रोविजन का भी 31 मार्च को, टू बैलेंस कैरिड डाउन ₹17,500 टोटल। यहाँ मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, आपने टोटल लगा के डबल लाइन लगा दी नीचे, पहले ऊपर लाइन, फिर टोटल अमाउंट, फिर डबल लाइन, ऐसे ही यहाँ पे। फर्स्ट ईयर इज क्लियर, ठीक है। सी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मशीनरी की वैल्यू क्या है जो बुक्स में हो रही है? 2 लाख की। इसको डेप्रिशिएट नहीं किया गया, है ना। और अगर हम कहें कि डेप्रिशिएशन कितनी है? 17,500। अगर वे पूछे कि व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31 मार्च 17, 2 लाख माइनस 17,500, 1,82,500 ये वैल्यू है उसकी। अदरवाइज हम क्या करते? इसको हम यहाँ लेते तो वैल्यू कम हो जाती। अब यहाँ नहीं, आप प्रेजेंट में ले रहे हैं तो वैल्यू उतनी रहेगी। मीन द एसेट विल कंटिन्यू टू अपीयर एट इट्स कॉस्ट प्राइस टिल द एसेट इज सोल्ड, तब तक इसी में रहेगी। सेकंड ईयर स्टार्ट करें। सेकंड ईयर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है 1/4/17 को एसेट का ओपनिंग बैलेंस ₹2 लाख, और उसका भी ओपनिंग निकालना पड़ेगा आपको प्रोविजन का 1/4/17
by balance brought down 17,500. Now this year starts from 1st April 17 up to 31st March 18. इस पीरियड में क्या किया बिजनेस ने? 1st April 17 अप टू 31st March 18 कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? हम ईयर एंड पे जाके डेप्रिशिएट कर देंगे। ईयर एंड कब होगा इसका? 31st March 18 को। अगेन बिकॉज एसेट्स हैव नॉट बीन सोल्ड, रिटेन्ड है, एसेट्स को डेप्रिशिएट करेंगे थ्रू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर्म, प्रोविजन अकाउंट। 31st March 18 by depreciation M1 M2 M1 एंड M2 कितनी कितनी आएगी डेप्रिसिएशन? 15,000 एंड 5, 15 एंड 5। फर्स्ट मशीनरी की 15,000 एंड सेकंड मशीनरी की 5,000 हो गई डेप्रिशिएट। अब इसको हम फिर बैलेंस कर देंगे। अगर 31st March 18 को पहले इसको बैलेंस करें मशीनरी को, तो मशीनरी 2 लाख की बच गई। अभी तक मशीनरी सेल नहीं हुई, सी द वैल्यू ऑफ मशीनरी, जितने की परचेज करी थी अभी तक उतने की है मशीनरी, ठीक है। और इसको जब बैलेंस करेंगे 31st March 18 को, तो बैलेंस कैरी डाउन आपका आएगा 37,500 टोटल। डन? यहां तक कोई डाउट पूछ लीजिए बेटा। इसके बाद फिर ईयर ऑफ सेल है। एसेट परचेज करी, डेप्रिशिएट किया, डेप्रिशिएट कहाँ किया? प्रोविजन। दोनों को बैलेंस निकाल। डोंट फॉरगेट टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ प्रोविजन आल्सो, उसका भी रहेगा। जब तक हमारे पास एसेट है तब तक एसेट का बैलेंस है, तब तक प्रोविजन का बैलेंस भी है। एसेट का बैलेंस नहीं है, प्रोविजन का भी नहीं है। एसेट का बैलेंस है विच मीन एसेट इज अनसोल्ड, एंड इफ एसेट इज अनसोल्ड इट्स डेप्रिसिएशन विल बी इन द प्रोविजन अकाउंट। ऐसे होगा, ठीक है। तो सेकंड ईयर हमारा हो गया। थर्ड ईयर कौन सा है? स्टार्ट कब होता है? 1st April 18 को। 1st April 18 को पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लेके आएंगे। टू बैलेंस ब्रोक डाउन रुपीज 2 लाख इसका, एंड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 37,500 प्रोविजन का। अब इस साल में बिजनेस ने क्या किया? सेल कर दी। डेट ऑफ सेल इज, हाँ जी, 30 सितंबर। यस, 30 सितंबर। 30 सितंबर को जाके इसने जो है वो उसको सेल कर दिया, ठीक। तो 30 सितंबर को जाके उसका अकाउंट जो है वो हम खोलेंगे, एसेट डिस्पोजल का, मशीनरी डिस्पोजल का। 30 सितंबर को पहले हम उसको डेप्रिशिएट कर लें, है ना। डेप्रिसिएशन कितने, कौन सी एसेट सेल की उसने? 50,000 वाली। जब इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो यही करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास एसेट है ना। जब सेल करेंगे सारी इकट्ठी क्लोज कर देंगे। 30 सितंबर 18 को बाय डेप्रिसिएशन दिस वाज M2, बट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन दिस केस 2,500। एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 1/4/18 अप टू 30 सितंबर। 6 मंथ्स बनते हैं। अगर सारे साल की 5,000 है तो 6 मंथ्स की वो 2,500 हो जाएगी। दिस विल बी 2,500 रुपीज। इसके बाद हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। उसकी एंट्री क्या होती थी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी डिस्पोजल डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी डिस्पोजल में डेबिट साइड पे आएगा, मशीनरी में क्रेडिट साइड पे। ऐसी एंट्री रहेगी जो दोनों अकाउंट्स में आएगी, बिकॉज बोथ द अकाउंट्स वी आर ओपनिंग, ठीक। यहाँ पे अकाउंट आपका खुल जाएगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये कितनी वैल्यू से खुलेगी ये एंट्री? इसमें अमाउंट कितनी आएगी? 50,000। कौन सी अमाउंट आती होती है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, कॉस्ट प्राइस। अगर प्रोविजन अकाउंट बन रहा है तो, अगर नहीं बन रहा हो तो बुक वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे एसेट की एंट्री हो गई ट्रांसफर करने की, मशीनरी डिस्पोजल डेबिट टू मशीनरी, जो कि मशीनरी डिस्पोजल में इधर आएगी डेबिट साइड पे 30 सितंबर को टू मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी में क्रेडिट साइड पे आएगी 30 सितंबर 18 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इस एंट्री में किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये उन एंट्रीज में से एक एंट्री है जो दोनों अकाउंट्स में आ रही है।
क्योंकि हम मशीनरी को भी बना रहे हैं, हम मशीनरी डिस्पोजल भी बना रहे हैं। एंट्री बनती है मशीनरी डिस्पोजल डेबिट टू मशीनरी, डिस्पोजल में टू मशीनरी और मशीनरी में बाय डिस्पोजल ऑन द डे ऑफ सेल ओनली एंड विद अमाउंट कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट बिकॉज वी आर मेंटेनिंग प्रोविजन। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट के साथ। इसके बाद स्टेप होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने का, उसे क्लोज करने का। उसकी एंट्री क्या होती है? टू क्लोज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट व्हेन वी आर मेंटेनिंग एसेट डिस्पोजल आल्सो। प्रोविजन टू डिस्पोजल, कल की एंट्री चेक करो। प्रोविजन टू एसेट तब होता है जब हम एसेट डिस्पोजल ना बना रहे हैं। When we are opening asset disposal account, it means हमने asset account सारा यहाँ डाल दिया है। अब जहाँ भी asset word आना था सेल वाले दिन, वहाँ पे asset disposal आएगा। इसके लिए आपको एंट्रीज और स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके ये स्टेप्स होनी है, तब जाके ये सम्स होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री बननी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल। अब ये भी वो एंट्री है जो दो अकाउंट्स में आएगी, बिकॉज हम ये वाला अकाउंट भी खोल रहे हैं प्रोविजन और डिस्पोजल भी खोल रहे हैं। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल, तो इसमें प्रोविजन में 30 सितंबर को टू मशीनरी डिस्पोजल और डिस्पोजल में 30 सितंबर को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसी को एंट्री की पोस्टिंग में प्रॉब्लम बताइए? एंट्री सोचिए, एंट्री क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। तो प्रोविजन की डेबिट में टू एसेट डिस्पोजल, एसेट की डिस्पोजल की क्रेडिट में बाय प्रोविजन। ना द पॉइंट इज अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट कौन सी होती है? अमाउंट कौन सी होती है? 10,000 नहीं होती हर बारी। टोटल, यस, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी ऑफ द एसेट। जब से एसेट परचेज की गई तब से लेकर जब सेल की गई, कितने की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी। हम एसेट कौन सी सेल कर रहे हैं? M2 की निकाल लीजिए। एक M2 की ये डेप्रिसिएशन थी, एक M2 की ये वाली थी और एक M2 की ये वाली थी। कितना ही था? यही थी ना? कितनी बन गई ये डेप्रिसिएशन टोटल? हाँ जी, 10,000 से ये एंट्री हम कर देंगे। 10,000 यहाँ पे आ जाएगा इधर, तो 10 ही यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? सेल की एंट्री पास कर देते हैं। उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक टू एसेट डिस्पोजल। द बैंक टू एसेट नहीं, बैंक टू एसेट डिस्पोजल मींस यहाँ पे आएगा बाय बैंक। ₹40 दिया मुझे, 40। हमारी एसेट कितने की थी ओरिजिनली? जितने की परचेज की थी 50 की। डेप्रिशिएट कितने से की हमने? कितने की रह गई? कितने में सेल करी? 40 की एसेट 40 में सेल कर दी एट पार। इसको बोलते हैं सेल एट पार, मींस ना प्रॉफिट ना लॉस। तो हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा, ये हमारा अकाउंट होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम मशीनरी अकाउंट को बैलेंस, सबसे पहले आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका मशीनरी अकाउंट बैलेंस होगा। क्योंकि मशीनरी का बैलेंस निकालेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, हमारे पास मशीनरी खत्म नहीं हो गई, अभी एक पड़ी हुई है 1.5 लाख रुपए वाली। तो इसको जब बैलेंस करेंगे द डे विल बी 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000 टोटल। हमारे पास 1.5 लाख की मशीनरी पड़ी है। इस 1.5 लाख की मशीनरी को हम एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 19 हम डेप्रिशिएट करेंगे। कहाँ डालेंगे उसको? प्रोविजन में, क्योंकि ये मशीनरी अनसोल्ड है। अनसोल्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन प्रोविजन में ही जानी है। सोल्ड मशीनरी जो हो जाएगी इकट्ठी करके क्लब करके उसको हम एसेट डिस्पोजल में या एसेट में ले आते होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एट द ईयर एंड 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन M1 अमाउंट 15,000। 1.5 लाख वाली मशीनरी थी हमारे पास, स्टार्टिंग में पड़ी हुई थी, अभी पड़ी हुई है। पूरे साल को डेप्रिशिएट करेंगे 15,000। आपका सम ओवर यहाँ पे आके 31 मार्च 19 को क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिए। 40 या 55 45 45,000 इसका बैलेंस। एट द एंड मींस ऑन 31 मार्च वी हैव एसेट वर्थ ₹1,45,000
प्रोविजन वर्थ ₹45। ये 45,000 प्रोविजन जो है वो किस एसेट की है? अनसोल्ड मशीनरी की है ना। अब अगर आपने चेक करना हो अनसोल्ड मशीनरी कौन सी, M1 है। M1 की डेप्रिसिएशन आप देखिए 15,000, एक 15,000, एक 15,000, कितनी बनी? 45 ही आ रही, क्योंकि अनसोल्ड मशीनरी का यहाँ पड़ा हुआ है। जो सोल्ड मशीनरी थी 25, 5 एंड 25, वो 10,000 को हमने खत्म कर दिया, वो निकाल दिया बीच में से। जो बची हुई एसेट है वो हमारे पास प्रोविजन जो है वो 45,000 रुपए की, वो इसी एसेट की है जो हमारे पास रिटेन्ड है। पिछले साल में जो 37,500 एसेट थी वो 2 लाख, प्रोविजन जो थी वो 2 लाख की मशीनरी पे थी, क्योंकि तब दोनों मशीनरी हमारे पास पड़ी हुई थी। अभी हमारे पास एक है, इसकी है, आप क्रॉस चेक भी उसको कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ठीक। सो दिस वाज योर लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। आपको थोड़ी, बट आई फील नॉट यू ओनली, कोई बैच भी हो, ये चैप्टर ऐसा है जो ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ये है ऐसा, है ना। द मोमेंट यू डिसाइड कि हम इसको छोड़ रहे हैं चैप्टर को, ये चैप्टर आपको छोड़ देता है, फिर हाथ नहीं आता, है ना। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हाँ तो चल रहा है, पता 15,000 ही आना है, 5,000 आना है, 2,500 आना है, 37,000, 45,000 मिल तो रहा है, लेकिन मिलाया मैंने है, आपने नहीं मिलाया हुआ, मिलाया ही मैंने है। आप इसी सब को घर जाके दोबारा करना, आप देखना आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आप कोई ना कोई पॉइंट यहाँ से वहां होगा, आपको चलेगा नहीं पता, डेबिट में डालना है, क्रेडिट में डालना है, आप स्टेप्स भूल जाओगे, बहुत कुछ होगा, है ना। समझ आ गया है, लेकिन समझ वो आया है जो मैंने करवा दिया है। सम्स कैलकुलेशंस आपकी टिप्स पे होने चाहिए, कहते होते हैं टिप्स पे होने, सच्ची टिप्स पे होने चाहिए। कभी अपना नाम लिख के देखा है? सोचने पड़ते हैं स्पेलिंग, टिप्स पे आए हुए हैं ना, क्योंकि लिखा ही इतनी बारी हुआ है वो टिप्स पे आ गया। हम चाहे किसी के साथ बात भी कर रहे हो ना, तो नाम की मिस्टेक हम कभी नहीं करेंगे, ये कर लेंगे। मैं नाम लिखने हरजोत सिंह, मैं जी पाती हरगोत सिंह लिखता, ऐसे नहीं होता कभी, नहीं होता ना, क्योंकि हम नाम इतनी बार लिख चुके होते हैं कि हमारा नाम माइंड में ही होता है, वो टिप्स में, इसीलिए कहते टिप्स पे आ गया वो सारा कुछ, हाथ से ऐसे ही करवा लो, ये सामने पड़ा है मेरे, मतलब इसका ये है कि सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सम्स टिप्स पे नहीं है, कैलकुलेशंस टिप्स पे नहीं है, इसीलिए गलती होती है। जो मैंने, जब टीचर ने करवाया है ना, वो टीचिंग है, वो लर्निंग तब होगी जब आप घर जाके, जब मैं कहता हूँ सेम सम नहीं करना। मैंने कल आपको 2 सम्स क्लास में करवाए, दोनों मैंने बोला घर जाके करना, एक दो चार ने किए होंगे, बाकी मेरे जैसे ही नहीं किए होंगे। जिन्होंने किए उनसे पूछना कि उनको ऐसे समझ आ गया था या मिस्टेक्स हुई थी, आप देखना कई मिस्टेक्स हुई होंगी। अगर आप में से किसी ने किया है ना, कई मिस्टेक्स हुई होंगी पहले, है ना। फिर नोटबुक की हेल्प लेनी पड़ी होगी कि जो सर ने करवाया वो देख लें कि वो मेरी कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहीं मैंने 6 मंथ्स 3 मंथ्स नहीं लगाए होंगे, कहीं मैंने प्लस माइनस गलत कर दिया होगा, कहीं मैंने मशीनरी गलत ले लिया होगा, कहीं मैंने साइड गलत डाल दी होगी, मैंने बहुत मैं स्टेप्स छोड़ दिए होंगे। ये कॉमन सी मिस्टेक्स है जो आप करते हो। आप चाहे सेम सम ही कर दो, तो भी आपको मतलब कुछ ना कुछ आप लर्न ही करोगे। आप जिनके रहते हैं कल वाले सम्स, 2 सम्स वो और 1 सम ये, इसको आपने करना है, तीनों कंप्लीट करने हैं आपने, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ा हुआ है एक, वो एक ही लेक्चर का टॉपिक है, वो थ्योरी है अकेली, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। सपोज इन स्ट्रेट लाइन मेथड, इन सम ऑफ डेप्रिसिएशन, rate of depreciation is not given. How can you calculate rate of depreciation? Raise hand please. I will be preferring online students for the answer. How can you calculate rate of depreciation? Some of you are checking from the books and notebooks. That is not good. Yes, Tanya. Sir, depreciation over cost price into 100%. Depreciation over cost price into 100%. अभी हाथ किसने और खड़ा किया था? एक बच्चे ने और हाथ खड़ा किया था, किसने किया था अभी? यस तानिया। देन हाउ विल यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? क्योंकि तानिया ने बताया ना कि डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट, कॉस्ट तो आपको सब में दी होगी, लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दी होगी ना। वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आल्सो। कैसे करोगे?
तो सर उसके लिए कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। डी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सी माइनस एस ओवर एन, यही है फार्मूला। C minus C is the cost price of the asset. S is the scrap value. Scrap value is estimated scrap value. बेची नहीं है अभी, जब खरीदी हमें तभी देख लिया कि ये एसेट 10 साल चलनी है और 10 साल के बाद ना एसेट इतने की बिकनी है, बिकी नहीं है, बिकनी, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं। इस कॉस्ट को हम उसकी लाइफ में से 10 इयर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो ये आ जाती है, इट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर सम में कहा गया हो व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, देन आर वी हैव टू कैलकुलेट व्हिच विल बी डी अपॉन सी इनटू 100। आर विल बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, डी इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमने निकाली है अभी, सी इज द कॉस्ट प्राइस, नॉट स्क्रैप वैल्यू माइनस करके नहीं लेना, अकेला सी लेना इनटू 100, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अगर आप निकाल के देखोगे, परसेंटेज लगाओगे, सी के ऊपर इतनी ही अमाउंट पड़ेगी। विच मीन्स अगर सम आता है आर निकालने के लिए कि आर निकाल दो, तो आप आर निकाल देना। अगर सम में आपको आर नहीं दी हुई है, आर नहीं दी है और आपने ये सम करना है पूरा, देन देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट आर। आर निकाल के हमने करना क्या है, यहाँ आर थोड़ी आनी है, यहाँ क्या आनी है डी, तो डी तो पहले ही निकाल दी। हमें तो सम में अमाउंट चाहिए ना डेप्रिसिएशन की, वो तो निकाल ही ली है। अनलेस कि सम स्पेसिफाई कर दे कि आप आर निकालो, तब आपने आर निकालनी है, अदरवाइज आर निकालने का पर्पस नहीं है, बिकॉज व्हेन वी विल अप्लाई आर ऑन द कॉस्ट प्राइस, अमाउंट विल बी सेम एज कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस स्टेप। डी सिंपल, डी निकालो, यहाँ डाल दो, बट कीप इन माइंड दिस डी इज फॉर फुल ईयर, एक साल की अमाउंट होगी वो। सपोज किसी केस में एसेट हैज बीन यूज्ड फॉर हाफ ईयर और 3 मंथ्स, तो अकॉर्डिंगली आपको उससे आपको हाफ करके या 1/4 करके आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड निकालनी पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर, है ना। जो डी निकलनी है वो सारे साल की निकलनी है। एसेट यूज की है सपोज 6 महीने के लिए, उसका हाफ करना पड़ेगा, जैसे हम डेट ऑफ परचेज से करते होते हैं, सेम करना पड़ेगा, ठीक है। देन इन दैट केस आर इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी रिक्वायर इज डी, एंड डी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक। What is the difference between straight line method and diminishing balance method while calculating depreciation? I am not asking about theory now, ये आपको उस साइड जा रहे हो आप, ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन थ्योरी का लग रहा है, घूम के न्यूमेरिकल में आ जाएगा। What is the difference between straight line method and reducing balance method while calculating depreciation of first year? आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने पूछा क्या, मैं दोबारा बताता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर? सेम, देयर विल बी नो डिफरेंस, बिकॉज दोनों मेथड्स में जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो फर्स्ट ईयर में सेम ही रहती है, सेकेंड ईयर में जाके वो चेंज होना शुरू होती है। स्ट्रेट लाइन में वो सेम रहती है, रिड्यूसिंग बैलेंस में वो कम होती रहती है। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर बोथ द मेथड्स इन फर्स्ट ईयर ओनली, फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज, उसके बाद वो डिफरेंस ही रहेगा हमेशा। एंड इन विच मेथड द एसेट कांट बिकम जीरो, डिमिनिशिंग, कैसे कैसे? आंसर ठीक है, the asset will never be zero in case of diminishing balance method. It would definitely be zero in case of a straight line method. कैसे? एक्सप्लेन कर दो, ठीक है आपका आंसर, हाफ मार्क आ गया, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ जी, किस मेथड की बात कर रहे हो? रिड्यूसिंग बैलेंस की ना, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा इसको और, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, मतलब मैं 1 नंबर में से ना मैं 0.75 दे चुका हूँ आपको, थोड़ा सा मेरे को और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए, हल्का सा। आपका आंसर गलत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा और बता दीजिए। इसे ही एक्सप्लेन करना है, एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा हूँ, इसको ही एक्सप्लेन करना है।
नहीं कोई है और ऑनलाइन में है बेटा कोई? ये इस कारण थोड़ी एसेट जीरो नहीं बनेगी, सेम ही रहती तो। दिस इज नॉट द रीजन कि जो अमाउंट है वो जीरो नहीं होगी। ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन की सेम नहीं रहती है अमाउंट, बट क्वेश्चन का रीजन ये नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, चलो अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, सपोज मैंने एसेट परचेज करी 5 लाख रुपीज की, यूज करना है मैंने 5 इयर्स, है ना? तो 1-1 लाख रुपया हर साल कम हो रहा है मेरा, सीधा ही। पहले साल के बाद 4 लाख की वैल्यू, दूसरे साल के बाद 3 लाख की, फिर 2 लाख की, फिर 1 लाख की, एंड एट द एंड ऑफ 5 इयर्स जीरो हो गई। स्ट्रेट लाइन में जीरो होनी है बिकॉज हमने इसको डिवाइड करके माइनस करते रहना है। जबकि वहां पे क्या है, हमने वहां पर जितना ओपनिंग वैल्यू है एसेट की उसको डेप्रिशिएट करना है, और से 10% है मान लेते हैं 1 लाख की एसेट, इसका 10% निकाला 10,000 आ गया। एसेट कितने की है? 90,000 की। अगली बारी 90,000 10 निकालेंगे, 9,000, 81,000। जो मैं 10 निकाल रहा हूँ 10% इसका थोड़ी निकाल रहा हूँ, मैं इसका निकाल रहा हूँ। फिर मैंने 81 का 10 निकाला, 8100 72900 आ गया। फिर मैंने 72900 का निकाला, वो 72900 आ गया, 6565 आ गया। मैं जो कर रहा हूँ, जितनी मेरे पास ओपनिंग वैल्यू है मैं उसका 10% राइट ऑफ कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, बाकी 90% तो है। चाहे मैं 10वें साल में पहुंच जाऊं, सपोज 10वें साल इसकी वैल्यू है मान लेते हैं 20,000 रुपये, अभी मान लेते हैं 20,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, मैं कितना राइट ऑफ करूंगा? 2,000 रुपीज, 18 बच जाएगा। जितना भी मेरे पास उस साल में एसेट है उसका 10% राइट ऑफ होना है, बाकी तो पड़ा है। मैं कहता हूँ चाहे कितने सालों के बाद एसेट की प्राइस 100 रुपया रह जाए, मैं कितना खत्म करूंगा? 100 का 20, ना कि 1 लाख का। 100 का कितना बच गया? 80। फिर पड़ा है मेरे पास, एट द एंड क्या हो, चाहे पैसे में वैल्यू आ जाए, स्टिल राइट ऑफ कितना करना है? 10% ही करना है, बाकी तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो ना? क्योंकि मैं डेप्रीशिएट किसको कर रहा हूँ? जो उस साल की ओपनिंग वैल्यू है, और मैं कितना कर रहा हूँ? से 10%, तो बाकी 90% तो मेरे पास ही है। अगली बारी वो कम रह जाएगा। मैं कहता हूँ वैल्यू पैसे में आ सकती है, कम होते होते पैसे में आ जाएगी, लेकिन राइट ऑफ कंप्लीटली कभी नहीं होगी, जीरो कभी नहीं होगी, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बट ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, तो अंडर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, द एसेट नेवर बिकम्स जीरो, बट इट डेफिनेटली बिकम्स जीरो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, और कोई डाउट? शुड बी एंड द मीटिंग देन?